हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है जो आप लोगों के लिए वो है वर्टिकल फार्मिंग का। वर्टिकल फार्मिंग काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक है यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। ये जीएस पेपर 3 में आपका इम्पोर्टेंट एक भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्टिकल फार्मिंग के बारे में। तो सबसे पहले सवाल यही है कि भाई वर्टिकल फार्मिंग आखिर चीज़ क्या है? क्या ये पहले से थी या अभी है या कुछ ये भविष्य की कुछ टेक्नोलॉजी है? इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं अगर मेंस में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो देखिए, वर्टिकल फार्मिंग आपको एक पिक दिखाई दे रही होगी। इसमें एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके एक बिल्डिंग के अंदर ही वर्टिकल लेयर में खेती की जा रही है। अब ये खेती छोटे मोटे पेड़ पौधों की भी हो सकती है, सब्जी वगैरह की भी हो सकती है। तो इसमें क्या है कि मेन जो इसका उद्देश्य है वो है कि शहरी क्षेत्रों में जगह को बचाने और सिंचाई के लिए कम से कम ऊर्जा और पानी का उपयोग करने के लिए वर्टिकल लेयर में आप देख पा रहे होंगे, वर्टिकल लेयर में रोपण करके खाद्य फसलों की जो खेती की तकनीक है उसको हम लोग वर्टिकल फार्मिंग कह देंगे। ठीक, नेक्स्ट। अब इसका जो दूसरी बात है वो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई ये एक प्रकार से एग्रीकल्चर का एक ऐसा नया स्वरूप है जिसमें हम लोग मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग क्रिया को संपन्न करते हैं। मिनिमम इनपुट। अब देखिए, अब जो ये आप लोगों ने देखा, ये एक रूम के अंदर है, एक गैलरी के अंदर है, एक अपार्टमेंट के अंदर, कहीं भी हो सकती है। ये आपकी खदानों में भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, आपकी बालकनी में भी हो सकती है, तो कहीं भी हो सकती है। तो इसका जो ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पाइप है, ये यहाँ पर कुछ ना कुछ इसमें खाद पानी भी लगाया होगा, कुछ ना कुछ इसमें लाइट भी लगी होगी। तो ये जो सारी की सारी जो इंस्टॉलमेंट जो चीजें इंस्टॉल की हैं, तो इसकी एक लागत आई होगी, नो डाउट। और ये लागत स्टार्टिंग में काफी हाई भी होगी, है ना। ये सारा सिस्टम लगाने में लगभग आप मान के चलो 30-40 लाख रुपए आपके लगे भी होंगे। बट लेकिन अब ये सवाल उठता है कि भाई इसमें एक बार तो पेमेंट आपने लगा दी, पैसा लगा दिया, लेकिन क्या इसमें बार बार लगाने की जरूरत है? तो इसका जवाब है नहीं, इसमें बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। बस यही इसका प्लस पॉइंट है, आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया है, फिर ये आपको आउटकम देना स्टार्ट कर देगा। ठीक, क्योंकि इसको आपको बार बार कुछ बदलना नहीं है, कुछ चेंज करना नहीं है। अब ये जो पाइप लगा दी है, ये जो लेयर बना दिया आपने, अब इसको चेंज करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक, तो अब सवाल उठता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोगों ने नाम दिया वर्टिकल फार्मिंग, जो एग्रीकल्चर की एक नई फॉर्म है, तो ये यहां तक इस स्टेज तक हम लोग पहुंचे कैसे हैं? तो देखिए, कोई भी वस्तु में जो परिवर्तन होता है वो क्रमिक होता है, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस प्रकार से जो एक परिवर्तन होता है वो क्रमिक होता है, लगातार कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस होती है। तो पहले जो एग्रीकल्चर होती थी वो आपके ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर होता था, जिसमें किसान है, 2 बैल, एक जमीन का टुकड़ा, उसके ऊपर वो अपनी छोटी मोटी खेती कर रहा है। उसके बाद आया आपका वर्तमान समय में देखिए मॉडर्नाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का। इसमें आपको कुछ टेक्नोलॉजी भी है प्लस मैनुअल भी है। व्यक्ति अपने परिवार के साथ भी काम करता है और टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेता है। फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका फ्यूचर टोटली आपका टेक्नोलॉजी बेस होगा। हॉलीवुड की मूवीज में आपने देखा भी होगा, रोबोट ही सारा काम कर रहे हैं, रोबोट खेती भी कर रहे हैं, रोबोट रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे हैं, रोबोट फैक्ट्री में भी काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही, तो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का यूज करके जो खेती की जाएगी वो खेती की एक नई फॉर्म होगी। तो उसी के अंतर्गत हमारी आएगी वर्टिकल फार्मिंग। अब वर्टिकल फार्मिंग जो ये वर्ड है, इसकी खोज किसने की थी? ये पीसीएस लेवल का सवाल है, पीसीएस में पूछा जा सकता है, यूपीएससी तो शायद कभी नहीं पूछे। तो ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं सर, डिक्सन डेस्पोमेयर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द वर्टिकल फार्म फीडिंग द वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी। ये इन्होंने एक बुक लिखी, इसको पब्लिश किया। तो 1990 में ये कॉन्सेप्ट विश्व के सामने निकल के आया। हालांकि 1930 में भी इसके बारे में चर्चाएं चलती रहती थी, बट फैक्ट के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ पहली बार इसको रिप्रेजेंट किया डिक्सन डेस्पोमेयर ने अपनी बुक में। तो अब बात करते हैं कि भारत में इसकी रेलिवेंस क्या है। आप जिस फार्मिंग की, जिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर की आप बात कर रहे हो, क्या वो फार्म भारत में रेलिवेंट है? क्या भारत में उसको पॉसिबल किया जा सकता है? तो सर, और इसमें भारत में इसकी जरूरत क्या है? क्या भारत जो अभी हम लोग एग्रीकल्चर करने लग रहे हैं, क्या उसकी जरूरत नहीं है या वो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा? तो सिंपल आंसर है, सबसे पहली बात है कि हमें इस टेक्नोलॉजी की तरफ इसलिए मूव करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो गया। आबादी कितनी है? 150 करोड़ प्लस। अब इतनी आबादी के लिए आप केवल मैनुअल वर्क या हाफ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होकर आप पेट नहीं भर सकते हो, मतलब आप उनको क्वालिटी फूड नहीं दे सकते हो।
अब बात क्वालिटी की आ जाती है। क्वांटिटी तो हम लोगों ने अचीव कर लिया, हमारे पास इतने गोदाम है, गोदामों में इतना अनाज रखा कि हम लोग अगर अभी खेती भी नहीं करेंगे तो अगले 7-8 साल तक हम अपनी जनता का पेट आराम से भर सकते हैं। लेकिन बात आती क्वालिटी की, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू अगर आप मेंटेन रखते हो तो वो आपकी क्वालिटी का, आपका खाद्य सुरक्षा उसको कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जनसंख्या दबाव को हमें अगर झेलना है तो हमें टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना पड़ेगा। दूसरा, भूमि वितरण में असमानता। भारत में आप ये सोच के चलिए कि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें काफी इनइक्वालिटी है, 85% जो किसान है उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, और जो बाकी के 15% है वो सारी जमीन के मालिक है। तो इसलिए अगर हमें इस इनइक्वालिटी को दूर करना है तो हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कि सर जो छोटे किसान है वो हम उनको टेक्नोलॉजी से युक्त कर दें। अगर हम उनको टेक्नोलॉजी से युक्त करते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ सरप्लस होगा, जिसके कारण वो कुछ कंपटीशन में आएंगे, ठीक। तीसरा है भूमि का उपविभाजन, सब डिवीजन ऑफ लैंड। सब डिवीजन का मतलब क्या, एक फैमिली है ए बी, अब उनके बच्चे हो गए ए बी सी, अब इनके बच्चे हो गए, तो क्या है, एक लैंड का जो टुकड़ा था इनके पास वो तो लिमिटेड था, मान लो 1 हेक्टेयर जमीन थी वो लिमिटेड थी। अब इसी में से ही तो आगे आगे ये आपका टुकड़े सब डिवीजन होते चले जाएंगे। तो जब सब डिवीजन होंगे तो उनके कारण क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है वो आपकी कम होती चली जाएगी, जिसके वजह से अगर हमें इसका सोल्यूशन करना तो हमें टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना होगा। अब नेक्स्ट है कृषि लाभ में निरंतर कमी। कृषि लाभ में निरंतर कमी का मतलब क्या है कि आज के टाइम में जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी कम होती जाने लगी, जिसके कारण क्या, किसानों का जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति है, किसी के पास अगर 2 हेक्टेयर है और वो युवा है, तो वो यहाँ पर खेती करना पसंद नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो किसी फैक्ट्री में 15,000 रुपए की नौकरी करना ज्यादा उचित समझेगा। मेन रीजन क्या है कि सर उसके पास जो खेत है उसमें वो प्रोडक्टिविटी आ ही नहीं रही, उसको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। सारी चीजें इतनी महंगी है, लेकिन जब फसलों के दाम की बात आती है तो दाम मिलते नहीं है किसानों को। आपने देखा होगा सड़कों पर टमाटर फेंक रहे हैं, कोई आलू फेंक रहा है, कोई दूध बहा रहा है, तो ये क्या है, इसका मतलब कि कृषि लाभ में निरंतर कमी हो रही है। तो अगर हमें इसे दूर करना तो हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। 5 है आपका जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आपका रैपिडली हो रहा है, सर्दियों में ज्यादा सर्दी हो रही, बरसात में एकाएक ज्यादा बरसात हो जाती है, कम समय के लिए होती है, सूखा है, बाढ़ है, चक्रवात है। इन सारी समस्याओं का समाधान अगर हमें चाहिए तो हमें वर्टिकल फार्मिंग, जो आपकी एक नई एग्रीकल्चर की फॉर्म है, उसकी तरफ हमें मूव करना होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंपटीशन। अगर भारतीय किसानों को वर्ल्ड कंपटीशन में बना अपने आप को मेंटेन रखना है, क्योंकि यूएसए और कनाडा जैसे जो विकसित कंट्री है वहां वर्टिकल फार्मिंग की जो ये फॉर्म है ये काफी उन्नत हो चुकी है, वो लोग अच्छी खासी मात्रा में इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। तो भारत को अगर इस कंपटीशन में इक्विवेलेंट लाना है हमारे किसानों को, तो उनको इस टेक्नोलॉजी युक्त करना होगा। नेक्स्ट है कि भाई जो हमारी वर्टिकल फार्मिंग है उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो वर्टिकल फार्मिंग के मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहला है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स इस टेक्नोलॉजी, इस तकनीक में देखिए, ये आपको दिख ही रहा होगा, एक महिला है और यह बिना मिट्टी के खनिज पोषक तत्वों के घोल का उपयोग करके पानी में भोजन उगाने की एक विधि है। मतलब इसमें मिट्टी का यूज नहीं होगा, तो उसमें जो न्यूट्रिशंस होंगे, जो खनिज होंगे, उन सबका एक लिक्विड तैयार कर लिया जाएगा और उसमें ही भोजन को पकाया जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें मिट्टी से पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और बीमारियां कम रहती है, क्योंकि मिट्टी का तो यूज किया ही नहीं। सेकंड है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स इसकी खोज नासा ने की। नासा ने इसको जो अपने स्पेसशिप वगैरह होते हैं उसमें नासा ने इसकी पहल की। उसके लिए क्या करते हैं ये लोग कि हवा में पेड़ पौधे उगाते हैं। इसमें बिल्कुल भी लैंड की या किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग देखिए नीचे से पानी की कुछ बौछारें निकल रही है, इन्हीं में सारे खनिज पोषक तत्व हैं और जिनके कारण क्या है, पौधों की ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट है आपका एक्वापोनिक्स। इसमें क्या होता है कि इसमें जो जलीय कृषि है और जो हमारी नॉर्मल कृषि है वो दोनों साथ साथ की जाती है। ठीक, एक टब है, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें क्या है, मछली है और ऊपर ये जो आपका है इसमें क्या, सब्जी है। तो सब्जियों से, इन पेड़ पौधों से जो न्यूट्रिशंस निकलते हैं वो इस टैंक में मछलियों के पास आ जाते हैं और मछली जो मल वगैरह जो अपना रिलीज करती है उससे जो खाद क्रिएट होता है वो इन पेड़ पौधों में पहुंच जाता है। तो ये एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका सहजीविता का संबंध है। सहजीविता, यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन काफी पूछती है। सहजीविता क्या है, एक आपको एग्जांपल दे देगी, आपसे पूछ लेगी कि भाई सहजीविता इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो सहजीविता को सूट करता है। तो ये क्या है, ये एक फॉर्म है एक्वापोनिक्स जिसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर इसको हम लोग
अप्लाई कर लेते हैं और अगर हम लोग इसको अपना लेते हैं तो हमारे सामने क्या क्या अवसर पैदा होंगे, क्या क्या बेनिफिट हैं जो इसको हमें अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे पहली बात देखिए सर, लैंड की बिल्कुल कम आवश्यकता है, ऑब्वियस सी बात है, लैंड तो चाहिए ही नहीं। दूसरा, पानी की खपत आपकी 80% कम हो जाती है, पानी को रीजेनुवेट और बचाया जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में लगभग 80% जो पानी होता है वो मिसयूज होता है एग्रीकल्चर लैंड में। नेक्स्ट है, ये कीटनाशक मुक्त है, अब लैंड की जरूरत नहीं है, भूमि नहीं है तो उसमें कीड़े मकोड़े नहीं है तो कीटनाशकों की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, उच्च तकनीक वाले खेतों के मामले में मौसम पर कोई वास्तविक निर्भरता नहीं है। अब जब हमें खुले आसमान के नीचे खेती करनी ही नहीं है तो मौसम में चाहे बारिश आए, सूखा पड़े, चाहे आंधी आए, तूफान आए, हमें कुछ भी मतलब नहीं है। ये तो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में सारी खेती तैयार की जाती है। नेक्स्ट, परिवहन में कमी आएगी, जिसके कारण क्या है, जो हमारा उत्सर्जन होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, वो भी आपका कम होगा और परिवहन की कॉस्ट भी कम होगी। अभी जैसे सब्जी फल वगैरह कहाँ उगते हैं, गाँव में, खपत कहाँ होती है, शहर में, तो लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का माध्यम चाहिए। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि काफी सब्जी है या फल है या दूध है वो रास्ते में ही खराब हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि कस्टमर को जो कॉस्ट पड़ती है वो ज्यादा पड़ती है। तो इन चीजों के समाधान के लिए क्यों ना हम शहरों में ही ये सारी चीजें उगाना स्टार्ट कर दें। ये भी पॉसिबल हो सकता है किससे, वर्टिकल फार्मिंग से। अब अगर कुछ अवसर है तो कुछ ना कुछ चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि एक के दो पहलू होते हैं, लाभ है तो हानि भी होगी। तो मेन इसका जो कंसर्न है वो हमारे सामने ये है कि इसकी जो प्रारंभिक लागत है, प्रारंभिक जो इसकी लागत है वो ज्यादा है। मतलब आप पूरा इक्विपमेंट खरीद के लाओगे, आप उसके अंतर्गत वो लेयर बनाओगे, उसमें सारा खर्चा करोगे, लाइट वगैरह लगाओगे, पानी की टंकी का कुछ इंस्टॉल करोगे, तो ये सारी चीजें जो है वो खर्चीली हैं, जितना हमारे पास किसानों के पास पैसा नहीं है। सेकंड, ये कंप्यूटरीकृत है और रिमोट कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर स्वचालित है। अब किसान, हमारे देश में ये हालत किसी से छुपी नहीं है कि हमारी लगभग आप मान के चलो 30% जो आबादी है उसको आज भी मोबाइल चलाना नहीं आता। तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो कंप्यूटर और लैपटॉप को हैंडल कर लेंगे। तो ये भी एक समस्या है। थर्ड वन है, निजी क्षेत्र का इसमें ज्यादा रुझान नहीं है। जो बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं या जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अभी इस क्षेत्र में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जब सरकार ही अभी कुछ नहीं कर रही है, सरकार इसके प्रति कोई ज्यादा रुझान नहीं दे रही है, तो हमें अपना पैसा डुबाने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट है, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव। अब अगर सरकार ने कुछ स्कीम चलाई भी वर्टिकल फार्मिंग के बारे में तो आम जनता को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, जागरूकता है ही नहीं, जिसके कारण क्या है कि अब सरकार यदि सब्सिडी भी दे रही है ना, अगर लोन भी दे रही है, तो इन चीजों के बारे में जब किसानों को पता ही नहीं होगा तो किसान जाएंगे नहीं। तो ये भी समस्या है। अब बात आती है तो निष्कर्ष की। तो सर कंक्लूजन क्या हो सकता है, निष्कर्ष क्या हो सकता है? तो देखिए, निष्कर्ष हमेशा आपको जो है वो पॉजिटिव अप्रोच रखना है, ठीक है, वो पॉजिटिव अप्रोच रखना। आपको भी पता है कि वर्टिकल फार्मिंग आने वाले 2-4 सालों में तो आने वाली है नहीं, उसके लिए थोड़ा लंबा हमें सोच के चलना पड़ेगा, सरकार को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, किसानों को समझाना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी नहीं लिखना है कि आप आंसर में ये लिख दो कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भारत में कभी वर्टिकल फार्मिंग आ ही नहीं सकती। नहीं, आपको क्या है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने, क्योंकि यूपीएससी को जो एस्पिरेंट चाहिए वो चाहिए जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हो, क्योंकि चुनौतियां तो भारत में पहले ही बहुत ज्यादा, समस्याएं तो हमारे यहाँ पहले बहुत ज्यादा है। उनको जो सोल्वर, एक ऐसा बंदा चाहिए जो उस चीज को सोल्व कर सके, उसका समाधान बता सके। अब देखिए, वर्तमान समय में जो आइडिया फार्म्स, यूटेक है और गिरोनोपिया है, ये कुछ कंपनियां हैं, ये कुछ स्टार्टअप हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। इसलिए सरकार तथा निजी क्षेत्र को साथ आकर न केवल इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना होगा, पैसे लगाने होंगे, बल्कि किसानों को साक्षर और प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में भी कार्य करना होगा। मतलब किसानों को एक तो वर्टिकल फार्मिंग के बारे में समझाना होगा, दूसरा किसानों को आपको ये भी बताना होगा कि भाई कंप्यूटर वगैरह जो ये सिस्टम है ये कैसे काम करता है, कैसे आप ड्रोन का यूज कर सकते हो, कैसे आप रिमोट का यूज कर सकते हो, ये सारी चीजों से भी किसानों को अवगत कराना होगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने जो मेंस का रहेगा वो ये रहेगा कि वर्टिकल फार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इस क्षेत्र से संबंधित अवसर और चुनौतियों का विश्लेषण करें 250 शब्द में। आई होप अब आप इसको इजिली हैंडल कर लोगे, अब आपको इसको क्वेश्चन को करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। पीटी ओरिएंटेड जो क्वेश्चन इससे आ सकता है वो ये है कि ऊर्ध्वाधर खेती से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कृषि मौसम पद्धति, यह कृषि मौसम आधारित नहीं है। ठीक, दूसरा, यह न्यूनतम लागत और अधिकतम उत्पादन का समर्थन करती है। थर्ड वन, इसके कारण कार्बन उत्सर्जन और परिवहन लागत को बढ़ावा मिलता है। ये देखिए यूपीएससी ऐसे खेल करती है, ये सब दे दिया बढ़ावा। आपने 2 पॉइंट पढ़े, ये बिल्कुल आपको रेलिवेंट लगे, तो तीसरे पॉइंट तक आप यहां तक जाते जाते अपना पेशेंस गुम कर दोगे, आपको लगेगा ये भी ठीक ही होगा, लेकिन वो यहीं पर आपके साथ खेल खेल जाएगी यूपीएससी। तो ये गलत है, बढ़ावा नहीं मिलेगा, कमी आएगी, कमी आएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 ये आपका आंसर इसका हो जाएगा, आंसर शुड बी ए। ठीक, ये देखिए आंसर आपका ए आएगा।
तो चलिए आज के डिस्कशन में इतना ही है, मिलते हैं आप लोगों से कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।